सो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोशन का ट्री को देखेंगे। तो मोशन के ट्री को जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका मतलब क्या है। इफ द इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट मीन्स दैट रिलेटिवली अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। ठीक है। यानी अगर हम देखें कि अर्थ के ऊपर एक शख्स बस में बैठा हुआ है। ठीक है। तो वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक रेस्ट में है। लेकिन अगर हम उसे बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं और कोई शख्स बाहर खड़ा होकर बस की तरफ देख रहा है तो वो बस मूव कर रही है और जो शख्स उस बस में बैठा हुआ है वो भी उसके साथ मूव कर रहा है। तो मोशन जो है वो रिलेटिवली मूविंग ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। तो फर्दर हम मोशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं इसे। नॉन पीरियोडिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन में हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशंस हैं। ठीक है। और लीनियर मोशंस हैं। ठीक है। तो लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशंस। और पीरियोडिक मोशन में हमारे पास ऑसिलेटरी मोशंस आते हैं और नॉन ऑसिलेटरी मोशंस आते हैं। तो पीरियोडिक मोशंस इस तरह के मोशंस होते हैं व्हेन मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है। आप उसमें एक खास इंटरवल के साथ टाइम के एक खास टाइम में आप उस मोशन को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में, उस इंटरवल ऑफ टाइम में आप उस मोशन को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं, उनके अंदर पीरियड होता है, एक रिपीटेशन होती है। तो हम पीरियोडिक मोशन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू मोशंस में, ऑसिलेटरी मोशन एंड नॉन ऑसिलेटरी मोशंस। तो ऑसिलेटरी मोशंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाता है और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाता है। तो ऑसिलेटरी मोशन इस तरह के मोशन होते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है। तो इस तरह के जो मोशंस हैं ऑसिलेटरी मोशन, जो कि टू एंड फ्रो होते हैं, बैक एंड फोर्थ होते हैं, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और नॉन ऑसिलेटरी मोशन ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ में एक कोई स्टूल लेते हैं और उसे किसी थ्रेड के साथ आप उसे बांध देते हैं और फिर उसे आप अपने रिवॉल्व कराते हैं सराउंडिंग योर अपने हाथ के सराउंडिंग में उसे रिवॉल्व कराते हैं। ठीक है। यानी आपका हाथ जो है वो सेंटर ऑफ एक्सिस है और उसकी सराउंडिंग में वो स्टूल मूव कर रहा है। तो इस तरह के मोशन जो होते हैं ये भी पीरियोडिक मोशन होते हैं, लेकिन ये नॉन ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं। इसके अंदर ऑसिलेशन नहीं है, इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है। ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन आर रिलेटेड। सो अगर हम हायर फ्रीक्वेंसीज की बात करें और लोअर फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो उसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की, हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह के मोशन होते हैं जैसे जस्ट लाइक एन, हम एग्जांपल उसकी देते हैं, सिंपल पेंडुलम है। ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम के अंदर एक मीन पोजीशन होती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मीन पोजीशन पे मीन पोजीशन पे हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है। हम उसे किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं और फिर उसे वहां से छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो अपने पोजीशन पर वापस आएगा। तो मीन पोजीशन पर वापस आएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी मीन पोजीशन की तरफ होगी और उसकी जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। देन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी अगेन इस तरफ। एक और पोजीशन है जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड वन मीन पोजीशन। तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, देन वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे। तो इस तरह के मोशन को, बैक एंड फोर्थ मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखते हैं। इसके एक और सिस्टम है जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखते हैं, वो जस्ट लाइक आपके पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है। स्प्रिंग मैस सिस्टम के अंदर आपके पास एक मैस है, वो आपने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है, फिर आप उसे एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर ब्लू बॉक्स है, जिस तरह हमने एक्सटेंड किया है उसे, और फिर वो अपनी पोजीशन पर वापस जाता है। तो इस तरह के जितने भी मोशन है इसमें जो एक्सेलरेशन है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जितना आप उसे उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे उसकी एक्सेलरेशन इतनी ही ज्यादा होगी। सो नेगेटिव साइन शोज हियर दैट कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पर हमेशा वापस आएगा। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे अक्सर लाजमी लगाते हैं। ठीक है। और यही कंडीशन हमें हुक्स लॉ में भी मिलती है। इसकी एक और एग्जांपल है बाउल एंड बॉल। आप एक बॉल लें, उसे एक इस पोजीशन पर मूव करवा दें। ठीक है। और जब आप उसे यहाँ से
जब इसे आप छोड़ देंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दैट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन यहाँ पर ये रोल करना शुरू कर देगा। इस तरह के मोशन को भी हम टू एंड फ्रो मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ द वेरी वाइडली यूज एवरीडे एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस लाइक क्लॉक है। क्लॉक में कॉर्ड्स की जो वाइब्रेशंस हैं, वहां से हम बहुत सी क्लॉक्स इसकी मदद से बनाया करते हैं। ठीक है, और जो हमारी कार्स वगैरह हैं उसके अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो भी बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमने यहाँ गिटार के एग्जांपल दिए कि गिटार को आप जब एक स्ट्रिंग को हल्का सा वाइब्रेट करते हैं तो उसके अंदर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको नजर आता है। ठीक है, तो इसी तरह आप डाइविंग बोर्ड है, जब आप वो भी इसी तरह वाइब्रेट करता है और देन आपको एक फोर्स मिलती है, देन आप उससे फिर नीचे की तरफ आते हैं। और एयरिंग ड्रम है, यानी आपका जो सुनने का प्रोसेस है उसमें भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल को सॉल्व करूंगा मैथमेटिकली और हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम को जानने के लिए सबसे पहले हमें मालूम है कि ये एक फिक्स इसमें सीलिंग होती है। ठीक है, सीलिंग के साथ ये फिक्स होता है। एक हम थ्रेड लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम एक स्प्रिंग लेते हैं और उसके साथ एक बॉब अटैच कर देते हैं। जब आप उसे डिस्प्लेस करते हैं इस तरफ, तो वो फिर अपनी डायरेक्शन पर अपनी जो इनिशियल पोजीशन है उस पर वापस आता है। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम एक्स कहते हैं। ठीक है, हमने इसे एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे मूव किया, उसकी पोजीशन चेंज की है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू पोजीशन। फिर वो अपनी पोजीशन पर वापस आएगा इस यहाँ पर, और फिर अगेन इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम में हमने इस मोशन को ऑब्जर्व किया जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था कि टू एंड फ्रो मोशन है, बैक एंड फोर्थ मोशन है। तो इस केस को हम स्टडी करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसके अंदर एक पॉइंट ए है जो कि इसके मीन पोजीशन है इस पेंडुलम की, और एक पॉइंट बी है और जो कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जो इसका मैस है उसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सी पॉइंट इसका ये जहाँ से ये फिक्स है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल बन जाता है और यहाँ से एंगल थीटा बन जाता है, और इसके सामने वाली साइड को आप एस कह सकते हैं या एक्स कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कहना चाहें। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है जिससे आप मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अगेन अब हम इसका वेट को ऑब्जर्व करें तो इसका वेट डाउनवर्ड होना चाहिए, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होना चाहिए। वेट एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। तो mg mass of the pendulum, g is the acceleration due to gravity on earth, and और फिर हम इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 90 डिग्री के एंगल पर, तो एक कंपोनेंट इसका mg यानी थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा mg cos थीटा होता है, और सामने वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। तो जो कंपोनेंट mg cos थीटा है वो ये वाला कंपोनेंट है, विच इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, टेंशन इन द स्ट्रिंग, and this component is responsible to move this pendulum. So मैं आगे चलता हूँ और हम बताते हैं कि x component of the force is balanced by the tension of the spring, while the y component is mg sin theta is a restoring force at point B. तो restoring force है, restoring force is the potential, and which is this force is responsible to move this bob towards mean position. So this negative sign shows that there's a uh, this direction is towards the mean position, and this force is equal to minus mg sin theta. तो हमारे पास ये नेट फोर्स आ जाती है, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस पेंडुलम। सो एम माइनस एम जी साइन थीटा हमने लिया है, और साइन थीटा की हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अगर हम साइन थीटा को बहुत स्मॉल ले लें, बहुत ही स्मॉल ले लें, ठीक है, थीटा इज स्मॉल, ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है वो थीटा के इक्वल होता है, तो हम साइन थीटा की जगह थीटा हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर ए। सो अप्लाई हेयर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है force is equal to the mass times the acceleration. So insert the value of F into equation A.
then you will get ma is equal to minus mg theta, and this m and m on the left side and m on the right side will be cancelled, and a is equal to minus g theta. G is the constant here, acceleration due to gravity on earth, and theta, and the theta is very interesting. This is the angle by this, by extreme position of pendulum. Then as we know that कि हमारे पास अगर एक सर्किल हो उसमें थीटा हो, जो थीटा ये एक एंगल बन रहा है थीटा, और r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, देन s इज द आर्क लेंथ. तो आर्क लेंथ हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है जब भी हम आर्क लेंथ मालूम करते हैं किसी भी सर्किल की, तो वो हमेशा s इज इक्वल टू r टाइम्स दिस थीटा होती है. दिस इज द r, दिस इज द थीटा, एंड r टाइम्स थीटा इज द आर्क लेंथ ऑफ दिस सर्किल. जितनी आप इसको बढ़ाते रहेंगे तो अब फर्ज करेंगे आपके पास एंगल जो है वो टू फुल एंगल है, यानी फुल सर्किल है. ठीक है, अगर फुल सर्किल है तो इसका मतलब है 2 पाई होना चाहिए एंगल को, तो s इज इक्वल टू 2 पाई r. तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है. ये s हमें इस कंडीशन में व्हेन द एंगल इज पाई 2 पाई, तो हमें ये बताता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल. ठीक है, तो यही कंडीशन, यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, और यहाँ बताना है कि दिस इज द थीटा एंड दिस मेक्स द सर्किल एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस सर्किल. ठीक है, अगर आप इसको पूरा सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप इसे बनाने में कामयाब हो जाएंगे. सी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्किल. ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर्किल की तरह ही नजर आए. एंड एल इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बननी चाहिए, x इज इक्वल टू एल थीटा, और हमें इस कंडीशन में थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू एक्स आवर एल. तो एक्स आवर एल को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, और ये हो जाएगा जी ओवर एल इंटू एक्स. यहाँ पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और लेंथ भी हमारे पास कांस्टेंट है, विच इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. सो बोथ जी एंड एल आर कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो इसे हम के भी कह सकते हैं. तो के इज जस्ट इक्वल टू जी ओवर एल. तो यहाँ पर हमारे पास एक और बात सामने आ जाती है, वो ये कि जो जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हैं तो इसके अंदर जो पोजीशन होती है किसी भी पॉइंट पर, उसे हम एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, अगर आप इसे एक सर्कुलर फॉर्म में बनाए, उसकी प्रोजेक्शन देखें किसी उसके रेडियस पर, तो उसकी जो लेंथ होती है वो एक्स नॉट साइन ओमेगा टी होती है. तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ. जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी पोजीशन का, तो डी एक्स बाय डी टी हमारे पास v देता है हमेशा. तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स नॉट ऐसे ही रहेगा. साइन थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, और साथ में हमारे पास जो भी कोफिशिएंट होता है वो आ जाता है, तो एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. अगेन आप जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं, डीवी ओवर डी लेते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाया करती है. ठीक है, तो अगेन जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है लेकिन नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव आ जाएगा. ओमेगा दोबारा एक और आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन हो जाएगा. तो हमने देखा कि दोबारा एक्स बन गया है. ठीक है, तो हमने कहा कि ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा एक्स स्क्वायर, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से मैंने ये इक्वेशन ली है, इसे मैं इक्वेशन स्टार कह देता हूँ, और यहाँ पर उठाकर रख दी है, जिसे हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 कहा है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए. ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, तो k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. k इज इक्वल टू जी ओवर एल है, इसका जवाब रेडिकल लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल. एंड ओमेगा हमें पता है कि 2 पाई एफ होता है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एफ होती है, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी 1 आवर टाइम पीरियड होती है. तो 2 पाई आवर टी हम ले लेंगे, और टी यहाँ पर आ जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा. तो ओमेगा की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, ओमेगा हमारे पास बराबर है रेडिकल जी आवर एल के. ठीक है, तो ओमेगा हमारे पास बराबर है रेडिकल जी आवर एल. ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है. इसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, क्योंकि एक पीरियोडिक मोशन है, इसके अंदर रिपीटेशन है, तो इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा.
But the interesting point here is the time period of the simple pendulum does not depends on the mass of the simple pendulum. तो इट डजेंट मैटर कि आप उसका मैथ क्या ले रहे हैं, आप बहुत हैवी मैथ्स ले लें, लेकिन जो टाइम पीरियड है विच ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. तो हमने सिंपल स्टेटमेंट यहाँ लिखी है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द mass of it. So thank you.